नेक्स्ट टॉपिक है हीट। देखो हीट का मतलब क्या है, तो हीट एनर्जी का ही एक टाइप होता है जो दो बॉडीज के बीच में फ्लो होती है जब उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर कोई भी दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, जैसे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, और मान लो कि T1 ज्यादा है T2 से, तो उस कंडीशन में जैसे आप इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट करोगे किसी ऐसे वायर से जिसपे से हीट कंडक्ट हो सकती है, तो फिर हीट कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में जाएगी, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो होगी। तो हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा किधर होता है, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है। तो हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो बॉडीज के बीच में फ्लो होती है। इसके बारे में ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप किसी भी बॉडी को गर्म कर रहे हो, हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, मान लो यहां से हीट की फॉर्म में इसको एनर्जी मिल रही है, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से क्या होगा, ये गर्म होती जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब कितना टेम्परेचर बढ़ेगा और कितनी हीट हमने इसको सप्लाई की है, तो उसमें एक रिलेशन है, वो आपको याद रखना है। डेल्टा क्यू मान लो वो हीट है जो हमने सप्लाई करी है, डेल्टा क्यू, ठीक है। और इससे इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से मान लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट बोली जाती है, सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको। और ये एम क्या है, एम है मास ऑफ द बॉडी, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। बेसिक चीज बता देता हूँ इसके बारे में, अलग अलग टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। भी हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो मान लो दो अलग अलग मटेरियल्स को, लेकिन एक ज्यादा गर्म हो रहा है, एक कम गर्म हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करने वाली टर्म है, एक तरह से आप इसको ऐसे याद रखो। तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके जो हीट सप्लाई करी है हमने वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हो रहा है, सी की वैल्यू हमको अलग अलग मटेरियल्स के लिए पता होती है, स्पेसिफिक हीट पता होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और कि तीन टाइप के मटेरियल्स आप नेचर में देखते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड बॉडीज हैं उनके अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इधर उधर घूमते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो सॉलिड्स के पास में ये जो हीट एनर्जी है ये किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। अगर किसी सॉलिड के पास हीट एनर्जी है तो उसके इलेक्ट्रॉन, जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से इधर उधर भाग रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनके पास हीट एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, इधर उधर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब उनके पास ट्रांसलेटरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इस फॉर्म में वो एनर्जी रहेगी। तो ट्रांसलेटरी मोशन की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के पास में वो हीट एनर्जी होगी लिक्विड के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन की फॉर्म में ये एनर्जी होगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास में। और अगर गैस है तो गैस में आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स से अगर उनको हीट एनर्जी मिल जाए तो वो रैंडमली इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज याद रखनी है कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स में जो हीट एनर्जी वो किस फॉर्म में रहती है, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स के वाइब्रेशन की फॉर्म में रहेगी क्योंकि एटम्स मूव नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। दूसरा लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन की फॉर्म में होगी मॉलिक्यूल्स के पास में। और अगर गैस है तो गैस के अंदर ये जो हीट एनर्जी है ये रैंडम मोशन की फॉर्म में होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर स्पेसिफिक हीट। देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, तो ये दो टाइप की होती है, पहला है ग्राम स्पेसिफिक हीट और दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल सी के सिंबल से डिनोट करेंगे और जो मोलर स्पेसिफिक हीट है इसको हम कैपिटल सी के सिंबल से डिनोट करते हैं। देखो ग्राम स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल की 1 ग्राम क्वांटिटी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी भी हीट उसको देनी पड़ेगी वही उसकी ग्राम स्पेसिफिक हीट बोली जाएगी। क्योंकि हीट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू बराबर होता है एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये जो सी होता है इसमें फॉर्मूले के अंदर इसी को हम बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब अगर आपको स्पेसिफिक हीट की, ग्राम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बनानी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं
मास ऑफ द मटेरियल लेता हूं 1 ग्राम सपोज करो, और चेंज इन टेम्परेचर में रखता हूं सपोज करो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 ग्राम क्वांटिटी हम लेते हैं किसी भी मटेरियल की और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज 1 1 है, तो C इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा क्यू के बराबर आएगा। इसका मतलब 1 ग्राम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी भी हीट देनी पड़ी है वही हीट क्या है, उसकी ग्राम स्पेसिफिक हीट के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है 1 ग्राम क्वांटिटी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए दी जाने वाली हीट। ठीक है, फिर दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, जैसे कोई भी मटेरियल है उसकी 1 मोल क्वांटिटी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी भी हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू सी इंटू डेल्टा टी। ये म्यू का सिंबल मैं नंबर ऑफ मोल्स को बताने के लिए यूज कर रहा हूं, इसकी जगह आप एन का सिंबल भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये जो सी है ये कैपिटल सी होता है, वैसे अगर बुक्स वगैरह में प्रिंट होता है तो आपको अलग से दिख जाएगा, ये यहाँ पे तो एक जैसे दिख रहे होंगे दोनों सी, वो स्मॉल सी होता है, ये कैपिटल सी होता है। तो सी इक्वल टू आएगा डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। और बताओ कि यहाँ पे अगर मैं म्यू की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, 1 मोल क्वांटिटी आपने ली किसी भी मटेरियल की, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर दिया, तो अगर ये 1 है ये 1 है तो C की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, डेल्टा Q के बराबर आ रही है। तो डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी इसकी कि किसी भी मटेरियल की 1 मोल क्वांटिटी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट देनी पड़ती है वो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट बोली जाती है। और इन दोनों में यानी कि ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन आपको याद रखना है। मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होती है m, ये मोलर मास बोलते हैं m को, या मोलिकुलर वेट बोलते हैं। जिस भी मटेरियल की आप बात कर रहे हो उसका मोलर मास या मोलिकुलर वेट कितना है, वो इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। अगर आपको ग्राम स्पेसिफिक हीट दे रखी है तो आप क्या करोगे, अगर बॉडी के यानी उस मटेरियल के मोलिकुलर वेट से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, यानी कि कैपिटल C बराबर होगा m यानी मोलिकुलर वेट इनटू स्मॉल c। इस तरीके से आप इसको याद रखो। ठीक है, ये रिलेशन आ गया इनके बीच में, सिंपल सिंपल फॉर्मूले है। फिर नेक्स्ट है लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट का मतलब होता है जब आप किसी भी मटेरियल को गर्म कर रहे हो, मान लो उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। जैसे मान लो कि एक आइस का क्यूब है और शुरुआत में इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो आप इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हो तो इसको भी इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से ये टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय पिघलना स्टार्ट हो गई, मतलब इसकी स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो लेटेंट हीट होती है, इसको लेटेंट मतलब छुपी हुई है। लेटेंट का जो हिंदी मीनिंग हो ना वो होता है गुप्त या छुपी हुई, जिसका मतलब होता है कि जो भी हीट आप इसको दोगे वो इसके अंदर छुप जाएगी। कैसे, क्योंकि वो टेम्परेचर को तो राइज करेगी नहीं, वो स्टेट को चेंज करेगी। तो आपको लगेगा कि वो हीट गई कहाँ, तो हीट स्टेट को चेंज करने में यूज होगी। तो किसी भी मटेरियल की 1 ग्राम क्वांटिटी की स्टेट चेंज करने के लिए हमें जितनी भी हीट उसको देनी पड़ती है वो उसकी लेटेंट हीट बोली जाती है। किसी भी मटेरियल की 1 ग्राम क्वांटिटी की स्टेट चेंज करने के लिए, अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, अगर लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, तो उसके लिए जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उसको, वो उसकी लेटेंट हीट बोली जाएगी। जैसे अलग अलग जो मटेरियल होता है ना उनकी लेटेंट हीट अलग अलग होती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन वाटर के लिए, आइस के लिए, स्टीम के लिए, इनके लिए तो आपको इसको याद रखना है। मैं कुछ डेटा आपको बता रहा हूँ जो आप याद रखोगे। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो अगर आप मान लो इसको क्यू हीट दे रहे हो, इस आइस को हमने क्यू हीट सप्लाई करी, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यू, और उससे इसकी स्टेट चेंज हो रही है, और मान लो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है LF, तो इसका फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू M इंटू LF। ठीक है, LF का मतलब है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो Q इक्वल टू M इंटू LF। और मान लो कि कोई कंटेनर है उसके अंदर वाटर है, फिर आप उसको गर्म कर रहे हो, तो पहले तो वो बॉईल होगा और बॉईल होने के बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो फिर अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी हीट आप उसको दे रहे हो वो हीट क्या कर रही है, वो उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे,
उसको हम बोलेंगे Q इक्वल टू एम इंटू एल वी। एल वी का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों में फॉर्मूला एक जैसा ही दिख रहा होगा आपको। Q इक्वल टू होता है एम इंटू एल। अब जैसे स्टेट चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लेटेंट हीट लेनी होगी। जैसे अगर आइस अगर मेल्ट हो रही है तो हम यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेंगे। अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेंगे। भाई दो स्टेट चेंज होंगी, या तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से गैस बनेगी। तो दोनों के लिए आपको ये वैल्यूज अलग अलग गिवन होती है, वो वैल्यू आपको पुट करके सॉल्व करके वो कितनी हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो आपको कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, जैसे वाटर के लिए अगर हम देखें, पहले मैं आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बता देता हूं। स्पेसिफिक हीट भी वाटर की फिक्स होती है। अगर वाटर की ग्राम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की जाए तो इधर ऊपर लिख रहा हूं C फॉर वाटर, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है। वाटर की जो ग्राम स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है। ये फिक्स है डेटा, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाए कि भाई लेटेंट हीट क्या होगी, तो अब लेटेंट हीट के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ये LF का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ये बराबर होती है 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर। ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस लिखना चाहिए इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये बराबर होगी 536 कैलोरी पर ग्राम के। ये 536 की जगह हम अप्रोक्सीमेटली 540 कैलोरी पर ग्राम लेके ही हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे तो मोस्टली, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट हम आइस के लिए और स्टीम के लिए भी बता सकते हैं, जिससे जो हमने पहले पढ़ा था ना, ये जो हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी, अगर मैं आइस की आपको बताऊं तो आइस के लिए आपको स्पेसिफिक हीट याद रखनी है। आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसी स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी आपको याद रखनी है, ये भी होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट तो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम और आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तो ये वाली वैल्यूज याद रखनी है आपको। इसके अलावा जो लेटेंट हीट है उसके लिए क्या याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको आइस के लिए याद रखना है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको याद रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम के लगभग बराबर। ठीक है, याद रहेगा इतना। लेटेंट हीट का मतलब है कि जो भी हीट दी जाएगी ना उससे कभी भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होगी। तो उसके लिए जो भी हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक। इसके बाद में आता है फिर थर्मल कैपेसिटी। ये मान लो कोई बॉडी है जिसका मास है सपोज करो m, अब इसको गर्म करना है। अब ये जो बॉडी है इसका मास कितना भी हो सकता है, अभी कम क्वांटिटी हो सकती है, इसकी ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है, कितनी भी होगी, इसका मास हमने m एज्यूम कर लिया। अब आप इसको गर्म कर रहे हो, तो थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी भी हीट देनी पड़ेगी। अब ये बॉडी का मास चाहे कुछ भी हो, इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए जितनी भी हीट देनी पड़ेगी वही उसकी थर्मल कैपेसिटी बोली जाएगी। जैसे फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। हमें टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना है, तो ये वैल्यू 1 ले लो। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया, एम इंटू सी के बराबर आ गया। तो ये थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला बन गया। यानी किसी भी मटेरियल की, उस पूरे मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी भी हीट देनी पड़ेगी वही उसकी थर्मल कैपेसिटी बोली जाएगी। यानी कि थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, थर्मल कैपेसिटी बराबर होगी एम इंटू सी के, यानी कि मास ऑफ द बॉडी इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो ये आ गया अपने पास में थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो कोई भी बॉडी हो, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया थर्मल कैपेसिटी बताओ, तो एम इंटू सी करके आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर वाटर इक्विवेलेंट। अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, इसको आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, आप इसको गर्म कर रहे हो और इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया जा रहा है। अब वाटर की कितनी क्वांटिटी ली जाए ताकि इतनी ही हीट उसको देने से उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाए। तो वाटर की वो जो क्वांटिटी होगी ना, उसी को हम बोलेंगे इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट।
जैसे मान लो कि आपने इस बॉडी को गर्म किया, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे इस बॉडी को गर्म कर रहे हो, मान लो 10 कैलोरी हीट आपने इसको दी और उससे इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया, तो अब पानी तो अलग चीज होगी ना, इसकी क्वांटिटी अलग लेनी पड़ेगी, इसके बराबर थोड़ी लेंगे। तो जितना इसकी क्वांटिटी थी उससे अलग इसकी क्वांटिटी लेनी पड़ती है। तो अब इसकी क्वांटिटी में कितनी लूं ताकि उसको 10 कैलोरी हीट देने पे इसका टेम्परेचर भी क्या बढ़ जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाए। तो वाटर की वो जो क्वांटिटी आप लोगे ना, उसी को हम इसका वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे, क्योंकि उस वाटर को भी उतनी हीट देनी पड़ रही है जितना इसको देनी पड़ रही है, तो वो इसका इक्विवेलेंट हो गया, एक तरह से इसके बराबर काम कर रहा है वो। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वाटर इक्विवेलेंट को W से डिनोट कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला होगा M इंटू सी। ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वाटर का मास है एक्चुअली ये, कि इतना मास आपको लेना पड़ेगा वाटर का ताकि उसको उतनी हीट देनी पड़ती है जितना इस बॉडी को देनी पड़ी। तो इसका फॉर्मूला होता है M इंटू सी। जैसे जिस बॉडी का आपको वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, उसका मास देख लो कितना, उसकी स्पेसिफिक हीट देख लो कितनी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका वाटर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। मतलब थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सेम ही होता है। वैसे आपको बता देता हूं, वाटर इक्विवेलेंट और थर्मल कैपेसिटी, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, M इंटू सी। M मतलब मास और C मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो फॉर्मूला सेम ही है दोनों का। आया, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ क्या बताता है हमको कि हीट को वर्क में और वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जूल्स लॉ क्या बताएगा कि वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, मैकेनिकल वर्क को हीट में, या मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उल्टा भी कर सकते हैं, हीट एनर्जी को हम वापस से मैकेनिकल वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम हाथों को रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एग्जांपल है कि आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो स्टीम इंजन होता है जिसमें हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट मतलब यूज करते हैं और उससे वर्क करवाते हैं, उस इंजन के थ्रू कुछ मैकेनिकल वर्क करवाते हैं, तो इसका मतलब हीट एनर्जी को हम वापस से वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई मशीन होनी चाहिए जो ये काम कर पाए, बाकी ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं। वर्क इक्वल टू हीट। नॉर्मली जो हीट है वो कैलोरी में लिखी जाती है, किसी भी बॉडी को जो हीट देते हैं मान लो, तो वो ज्यादातर किस में लिखी जाती है, कैलोरी के अंदर लिखते हैं। तो आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो ये आपको डेटा याद रखना है। जब भी आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करके लिखो तो आपको दोनों साइड में यूनिट बराबर रखनी है। अगर हीट एनर्जी आपको कैलोरी में दे रखी है तो उसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके हम जूल में लिखेंगे, तभी वर्क के बराबर लिख पाएंगे। वर्क तो किस में होगा, जूल में होगा, और हीट एनर्जी ज्यादातर कैलोरी में दे रखी होती है, तो कैलोरी तो ऐसा यूनिट नहीं है एनर्जी की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कन्वर्जन है, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। आया समझ में, ठीक है।